हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। संध्या ने जब बेटी को जन्म दिया तो कामिनी के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में संध्या को 4 बेटियां हो गई और जैसे जैसे कामिनी की बहनों की संख्या बढ़ती गई, सौतेली माँ की मार से कामिनी का बचपन खो गया था। प्यार के 2 बोल बोलने वाली और स्नेह के साथ खाना खिलाने वाली कोई थी तो बस पड़ोस की संध्या आंटी। संध्या भी माँ की ममता को तरस रहे कामिनी के मन को अपने प्यार से भर देना चाहती थी, लेकिन ऐसा वह कैसे करती। दोपहर के 2 बज रहे थे। रसोई का काम निपटा कर मैं लेटी हुई अपने बेटे रोहन के बारे में सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं कामिनी, आपके बगल वाली। वह बोली। अरे कामिनी, तुम यहाँ कैसे और यह हालत कैसे बना रखी है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़े। मैं उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। कामिनी बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बालक की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। मेरा इशारा पाकर वह एकांत में बैठ गई। मैंने गौर से देखा तो कामिनी के नक्श काफी तीखे थे। रंग गोरा था, बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। यौवन की दहलीज पर कदम रखे चुके उन्नी का शरीर बस ये समझिए कि हड्डियों का ढांचा भर गया था। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नजरें झुकाए बेहद धीमी आवाज में कामिनी बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश एकटक उसे देखते हुए सोचती रही। बेटा, पर तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना मैंने उचित नहीं समझा। मुझे चुप देखकर शायद वह मेरा उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया भी नहीं है। प्लीज मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी इस जिंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ का व्यवहार। रोज रोज की मार और तानों से पीड़ित हो चुकी हूँ। यह कहकर कामिनी मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गले से लगाया तो वह फफक पड़ी और मेरा स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जीव में आया कि आत्महत्या कर लूं, कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठे, किंतु इसे दुनिया की रजाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार पा रहे हैं तो कौन और देगा मुझे अपना सहारा, मुझे अपने आंचल की छांव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर मैं अब उस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ। वह कष्ट ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसे मैंने अपनी गले से लगा तो लिया तो एक दुखद एहसास से मेरी आंखें भर आई। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वह एक बच्ची सी बनी हुई मुझसे चिपक रही। मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूं उसे। पूरी थाली को करीने से सजाकर मैं बाहर ले आई तो थाली देख कामिनी रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब मैं मेरे सामने नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बाहर निकलने लगी। कामिनी 2 साल की थी कि काल के क्रूर हाथ ने उससे उसकी माँ ही छीन ली। उन्हीं की माँ को कैंसर था। वो इलाज कराया था मगर कामिनी के पापा उसे नहीं बचा पाए। इस सदमे से उभरने में कामिनी के पापा को महीनों लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद
उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद यह व्यर्थ भी कहीं छुपा था कि कामिनी अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। इस दौरान संध्या का कामिनी के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु जैसे ही संध्या की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ का कामिनी के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। संध्या ने जब बेटी को जन्म दिया तो कामिनी के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटी की उम्मीद में संध्या को 4 बेटियां हो गई और जैसे जैसे कामिनी की बहनों की संख्या बढ़ती गई, तैसे उनकी मुसीबतों का पहाड़ भी उन पर टूट पड़ा। आए दिन कामिनी के शरीर पे उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चीख चीख कर उजागर करते थे। कितनी बेरहम थी संध्या। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तब कामिनी के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान झलक ही रहे थे। संध्या को खुद की पिताई से जब जी नहीं भरता तो वह उसके पिता से कामिनी की शिकायत करती। पहले तो वह इस और ध्यान नहीं देते थे, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से कामिनी को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियां। वह मासूम बच्ची तो घुल कर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक पड़ती। खाने को मिलता बहनों का जूठन। कामिनी बहनों का जब दूध पीते या फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उसे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो कामिनी जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में कामिनी मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब संध्या ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कामिनी के साथ इतनी निर्दयता देखकर मेरा दिल भरा उठता कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष है। उस दिन तो संध्या ने हद ही कर दी थी। जब कामिनी का बिस्तर और सामान बगल में बने गैराज में लगा दिया, मेरी छत से उनका गैराज स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा कामिनी एक थाली में भाई बहन द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर द्वारा ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज सुनकर संध्या दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आओ देखा न ताओ चटाचट कामिनी के भूले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। उल्टा कहीं कि मर क्यों नहीं गई, जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ, छोड़ गई है मेरे खातिर जी का जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या, जहर खाकर मर जा, अब और नहीं है खाने को, भूखी मर। आवाज के साथ साथ के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वह नजारा देखकर मैं तो अवाक रह गई। काफी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उन्हीं को इशारा करके बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो वह मेरे इशारे को नहीं समझ पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई में गई और बाकी बचे खाने को पॉलिथीन में भरकर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया था। कामिनी ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल ली और गैराज में चली गई। वहां बैठकर वह खाने लगी। धीरे धीरे एक कमरा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता मैं कामिनी के लिए अवश्य रख देती थी और मौका देखकर उसे दे देती। उसे खिलाने में मुझे एक अलग ही सुख मिलता था। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव बढ़ता ही गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए हम दोनों। मेरे भाई की शादी थी। मैं 10 दिनों के लिए मायके चली आई, लेकिन कामिनी की याद मुझे जब तक परेशान करती रही। खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब मैं खाना खाने बैठती। यद्यपि हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती
और समझ लेती थी। भाई की शादी से जब वापस घर लौटी तो सीधे छत पर गई। वहाँ देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर में लिपटे हुए पड़े थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो, कब आओगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ ना। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गरम चिमटे से मारा, मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। मैं कागज के टुकड़ों को उठाकर पढ़ रही थी और आंखों में आंसू भर रहे थे। नीचे झाँक कर देखा तो कामिनी अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी पढ़ रही थी। दौड़कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियाँ लेकर ऊपर आ गई और कामिनी को इशारा किया। मुझे देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। कामिनी ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन निधि वहाँ आ गई और कामिनी को मिठाइयाँ खाते देख जोर से चिल्लाते ही वाली थी कि कामिनी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। निधि ने मिठाई तो खा ली पर अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। संध्या झट से बाहर आई और कामिनी के हाथ से डब्बा छीनकर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या, घर पर खाने को नहीं है जो पड़ोस से भीख मांगती है, चल जा अंदर बर्तन पड़े हैं उसे मांज ले। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। कामिनी के साथ साथ संध्या मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद कामिनी मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है। पर एक दिन जब चने की दाल सुखाने छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह कामिनी ने ही फेंका होगा।